नमस्कार, मी विशाल परदेशी। दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनापासून ते लडाखमधील भारत चीन मधील तणावापर्यंत अशा विविध विषयांवर लोकसभेत वादळी चर्चा झाली। विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांच्या प्रश्नांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिलं। आणि यावरच आहे आमचा हा खास शो मोदी स्ट्राइक। दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावरून विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर जोरदार टीका केली होती। तसंच त्यांनी आपल्या भाषणात वापरलेल्या आंदोलनजीवी या शब्दावरही विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता। पण यावरून पुन्हा एकदा मोदींनी विरोधकांना चांगलंच सुनावलंय। आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। देशात आंदोलनाला महत्त्व असून शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने काही लोक आंदोलनाच्या पावित्र्याला नख लावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केलाय। आशंकाओं को हवा दी जाती, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलनजीवी पैदा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए, 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा, सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है, और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है क्या? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषण करत असताना विरोधकांना त्यांच्या भाषणात विरोधकांनी व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर मोदींनी विरोधकांना खडे बोल सुनावलेत। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत, और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। नव्या कृषी कायद्यावरील चर्चेला उत्तर देताना पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर सडकून टीका केली। काँग्रेस नेत्यांनी कृषी कायद्यावर चर्चा करण्याऐवजी इतर बाबींवर चर्चा करण्यात वेळ वाया घालवल्याची टीका मोदींनी केली। मैं एक देख रहा था कि यहां पर जो चर्चा हुई, और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है।
अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और मुझे विश्वास है दादा ने भी भाषण किया और मुझे लगता है कि दादा तो बहुत अभ्यास करके आए होंगे, बहुत अच्छी बात बताएंगे, लेकिन वो ज्यादातर प्रधानमंत्री और उनके साथी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसी में लगे रहे। तो दादा के ज्ञान से हम इस बार वंचित रह गए। खैर, चुनाव के बाद अगर आपके पास मौका होगा तो। केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी 3 कृषी कायदे आणले असून विरोधकांकडून या कायद्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात असल्याची टीका मोदींनी केली आहे। हम एक बात समझें, जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते हैं। श्रीमान किसान हमारे कैलाश चौधरी जी ने और हमारे ये समय बोलते ही रहेंगे क्या? माननीय, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था, आपने पूरी बात कही, उस समय किसी ने टोका टोकी नहीं की। प्लीज आप मत। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज। माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज। देखिए, मैं कितनी सेवा करता हूं आपकी। आपको जहां रजिस्टर करवाना था हो गया। नवीन कृषी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास सरकार तयार असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेत सांगितलं। तसंच आंदोलक शेतकऱ्यांनी ठराविक दुरुस्ती सुचवल्यास कायद्यात बदल करण्यास सरकारची तयारी असल्याचं देखील मोदींनी स्पष्ट केलं। लगातार बातचीत होती रही है और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें, और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में। तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा, और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते हैं, उसमें बदल करने में क्या जाता है जी? ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। नवीन कृषी कायदा हा सक्तीचा नसल्याचं पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केलं। ही केवळ एक पर्यायी व्यवस्था असल्याचं देखील सांगायला ते विसरले नाहीत। देशातील जुनी व्यवस्था कायम राहणार असल्याचं पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलंय। किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधीर रंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है,
अतिरंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना है? हाँ दादा देखो, मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। नवीन कृषी कायद्यावरून काँग्रेसने सरकारला घेण्याचा प्रयत्न केला, त्याला उत्तर देताना काँग्रेस नेत्यांनी कृषी कायद्याचा अभ्यास केला नसल्याची टीका मोदींनी केली आहे। कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर शोर से बातें अपनी कही, लेकिन जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आना है। इतना ही नहीं, जो लोग ये कहते हैं, हाँ, मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है। शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कृषी बाजार समित्या मजबूत केल्या जात असल्याचं म्हणजे त्याला रिफॉर्म केलं जात आहे असं त्यांनी म्हटलेलं आहे। त्यामुळे बाजार समित्यांमधील एकाधिकारशाहीला लगाम लागणार असल्याचं देखील मोदींनी यावेळी स्पष्ट केलं। देश की मंडियां चल रहे हैं, सिंडिकेट और कीमतों को प्रभावित करने वाले नेक्सस में के बारे में जब उनको पूछा गया, उनको एक सवाल पूछा था कि ये नेक्सस है मंडियों वालों वगैरह का, तो क्या कहना है? तो शरद पवार का एक दूसरा जवाब है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा था किसानों के बचाव के लिए ही तो एपीएमसी रिफॉर्म को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि किसानों को एपीएमसी मंडियों का विकल्प मिले। जब ज्यादा व्यापारी रजिस्टर होंगे तब स्पर्धा बढ़ेगी और मंडी में सांठगांठ इससे खत्म होगी। ये बात उन्होंने कही है और इसलिए मैं समझता हूं कि इन बातों को हमने समझना होगा। पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणात नाशिक आणि देवळालीतील शेतकऱ्यांचं उदाहरण दिलं। किसान रेलचा शेतकऱ्यांना फायदा होत असल्याचं मोदींनी सांगितलं। नासिक से किसान मुजफ्फरनगर के व्यापारी से जुड़ा और क्या भेजा, उसकी ताकत बड़ी नहीं थी। 30 किलो अनार, 30 केजी अनार, ये उसने वहां से ये किसान रेल से भेजा और खर्चा कितना हुआ? 124 रुपीज। उसको बड़ा बाजार मिल गया। ये 30 किलो इतनी छोटी चीज है कि शायद कोई कुरियर वाला भी नहीं ले जाता, लेकिन ये व्यवस्था थी तो यहां का किसान वहां तक जाकर के अपना माल बेच पाया है। उसी प्रकार से जो भी उसको सुविधा मिलती है, वो चाहे अंडे, मैंने देखा है कि एक अंडे किसी ने भेजे और अंडे भी उसको करीब 60 रुपया खर्चा हुआ भेजने का और उसके अंडे पहुंच गए, समय पर पहुंच गए, उसका माल बिक गया। देवलाली का एक किसान 7 केजी उसकी कीवी, उसको उसने दानापुर भेजी। भेजने का खर्चा 60 रुपीज हुआ, लेकिन उसको 7 किलो की कीवी का अच्छा बाजार मिला और दूसरे राज्य पे जाकर के मिला। किसान रेल लगती छोटी बात है, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, इसका हम नमूना देखते हैं। यानंतर वेळ झाली का ब्रेकची ब्रेक घेऊयात। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। आणि ब्रेक नंतर मोदी स्ट्राईक मध्ये आपण बघणार आहोत। आजवर काँग्रेसच्या सत्तेत देशाच्या सीमेकडे दुर्लक्ष झाल्याची टीका मोदींनी केली। मात्र भाजपच्या सत्तेत सीमेवर मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यात आल्याचं मोदींनी सांगितलं। यूपीए के समय बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्व रखता है, लेकिन उसके प्रति इतनी उदासीनता की गई, इतनी लापरवाहियां की गई है। देश के अंदर उन विषयों की हम पब्लिकली चर्चा कर नहीं सकते क्योंकि देश के सिक्योरिटी की दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि हमने, क्योंकि वहां लोग नहीं है, वोट नहीं है, जरूरत नहीं लगी, फौजी आदमी जब जाएगा देखा जाएगा क्या होने वाला है, इसी सोच का परिणाम था। और इतना ही नहीं,
एक बार तो एक रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि हम इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करते हैं बॉर्डर पे ताकि कहीं दुश्मन देश उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग न कर ले। कमाल के हो गए। इस सोचे इसको बदल करके हमने आज करीब करीब जो अपेक्षाएं और आयोजन था उसका एक बहुत एक हिस्सा बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हमने पूर्ण किया है। LAC पर ब्रिजेज आज मेरा अंदाज है करीब 75 के करीब ब्रिज ऑलरेडी वहां काम चल रहा है तेजी से, और इसलिए कई सैकड़ों किलोमीटर हमने रोड बनाए हैं। और मैं चाहता हूं कि जो काम हमारे सामने था करीब करीब 75% तो हमने उसको पूरा भी कर लिया है और हम आगे भी इस काम को जारी रखेंगे। कोरोनामुळे जागतिक परिस्थिती बदलली असून भारताला वेगळं राहून चालणार नसल्याचं मोदींनी यावेळी सांगितलं। आत्मनिर्भर भारत मोहीम महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचंही सांगायला ते विसरले नाहीत। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं, हम दुनिया के कल्याण के काम आते हैं। भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा और जिसकी रगों में सर्वे सुखिनः भवन्तु का मंत्र जड़ा हुआ है, वो जितना सामर्थ्यवान होगा, मानव जात के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत इस विचार को बल दें और ये हम मान के चलें। ये किसी शासन व्यवस्था का विचार नहीं है, ये किसी राजनेता का विचार नहीं है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में वोकल फॉर लोकल सुनाई दे रहा है और लोग हाथ लगाते देखते हैं लोकल। यह आत्मगौरव का भाव आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत काम आ रहा है। यानंतर या विशेष शो मध्ये इथेच थांबणार आहोत। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।